बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आ रहे हैं। तो दूसरी जानिब निगरान हुकूमत की अफगान ट्रांसिट ट्रेड की पाबंदियों के सिलसिले में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, कल जो 9 मई के हवाले से उस्मान डार साहब का इंटरव्यू है, उसने एक नई बहस छेड़ दी है। इस इंटरव्यू की आखिर एक कानूनी क्या हैसियत है? देखिए, कानूनी हैसियत तो इसकी है। उसकी वजह यह है कि अब वो जैसे भी आए, जो भी कुछ हुआ, अपनी मर्ज़ी से दिया, अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया, और इस पे बहस चल रही है। उनकी जो वालदा हैं, उनकी भी एक वीडियो आई उसके बाद, उसमें वो कह रही हैं कि मैं ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ूंगी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो तो इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है। उनकी वालदा का जो बयान है वो अदालत के अंदर क्या उनकी वालदा का बयान कबूल होता है या उस्मान डार साहब का बयान, ये अब एक सवालिया निशान है, जिसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन है वो ही मशवरा दे सकते हैं, वो ही बयान कर सकते हैं कि ये जो बयानात हैं ये घर वालों के काउंट होंगे या उन शख्सियात के काउंट होंगे जो कि वहाँ पे मौजूद थी। अब उस्मान डार साहब ने ये बात क्यों की है? उस्मान डार साहब जो हैं वो उन पर मुख्तलिफ मुकदमात भी 9 मई से हट के भी, और अब वो आने वाले दिनों में खुद बताएंगे कि उन्होंने क्यों, वो कैसे आए और क्या हुआ। सदाकत अब्बासी साहब की ज़मानत अभी कुछ देर पहले हुई है, और वो भी, उनके बारे में भी यहाँ पे ये चमगुइयाँ हैं, कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन ये है कि सदाकत अब्बासी साहब भी किसी वक्त भी, वो भी कोई इंटरव्यू या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये बात जो है, ये मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बात चल रही है, यानी बातें हो रही हैं, और ये इस तरह से हो रही हैं कि फिर फ़ारूक हबीब साहब भी शायद सामने आ जाएँ। ये भी बात हो रही है कि फिर मतलब ये तो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे, चूँकि मैंने कहा ये मुकम्मल तौर पे गलत भी हो सकती है, लेकिन चाहे मगुइयाँ हैं कि शेख रशीद साहब भी आ सकते हैं। सही। और वो भी इमरान खान साहब के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बयान देंगे और वो बात सारी करेंगे, ये भी हो सकता है। तो बहुत कुछ आने वाले दिनों में बातें हो रही हैं। ये उस्मान डार साहब के सामने आने के बाद होता है, नहीं होता, ये तो जब की बात है, जब ये होगा, लेकिन बात हो रही है इस तरह से। और साथ ही जो सख्तियाँ हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI पे उन पर बढ़ रही हैं, और कोशिश ये है कि उनको जल्द से जल्द जो है वो इसमें साइफ़र मुकदमे के अंदर जो है उनको सज़ा दी जाए। और सज़ा जो है, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि उनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो मांगी जा रही है। यहाँ पे एक और बात भी चल रही है, वो ये है कि अगर वो उनको सियासत से, सियासी मैदान से, इलेक्शन से उनको बाहर किया जाता है, तो फिर उनकी जगह कौन संभालेगा? क्योंकि पहले तो ये बात थी कि जी शायद शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी जगह संभाल लें, लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी चूँकि साइफ़र में चले गए हैं, तो उमर अयूब साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं, और उमर अयूब साहब ज़ाहिर है कि बात भी कर रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर कौन सी शख्सियत ऐसी हो सकती है जो जगह संभाले, यानी क़यादत संभाले? उसके उस पे जो आइनी कानूनी इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात चल रही है। एक तो वो है जो कि वो चेयरमैन खुद चाहते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। पहले उनके जहन में जब उनसे एक दो दफ़ा बात हुई थी, तो उनके जहन में मुराद सईद साहब का नाम था, लेकिन अब मुराद सईद साहब जो हैं वो भी शायद गिरफ़्तार हो जाएं या गिरफ़्तार हो गए हैं, अफवाहें हैं। तो फिर क़यादत कौन संभालेगा? तो एक उसमें जो शायद इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा फ़ाल शख्सियत नज़र आ रही हैं, वो उनके हमशीरा हैं, अलीमा खान साहिबा। क्योंकि जो बुशरा बेगम साहिबा हैं वो तो मुख्तलिफ़ मुकदमात में जो है वो उन पर मुकदमा चल रहे हैं, और शायद उनकी गिरफ़्तारी वगैरह की बात भी हो रही है। लेकिन इसमें अलीमा खान साहिबा की भी गिरफ़्तारी की बात हो रही है, लेकिन यह है कि वो भी शायद जगह संभालें, क्योंकि वजह यह है कि सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन तो रहेगी, मैं बात कर रहा हूँ कि क़यादत की। और इसको वहाँ से आप मिलाएं इस बात को कि जो मैं इसके बात कहने वाला हूँ। और एक और शख्सियत जो हैं वो भी मुसलसल जेलों में गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, लेकिन वो नाअहलियत
वाला मामला उनका नहीं है, और वो हैं सदर तहरीक इंसाफ, और वो हैं चौधरी परवेज़ इलाही। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर वो साइफर का या 9 मई के मामलात नहीं हैं, उनके ऊपर मामला जो हैं वो करप्शन और बाकी मामलात हैं। ये मेरे तो वो भी यहाँ पे एक बात हो रही है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी, ये क्राइसिस पैदा हुआ था। मैं आपको नाज़रीन को याद दिलाऊं कि जब MQM का मसला खड़ा हुआ था और बानी MQM का मसला खड़ा होता, तो बानी MQM से पहले बात होती रही कि जी आप बताएं कि किसको अपना जानशीन बनाना है। उन्होंने जो नाम दिया वो यहाँ पे काबिल कबूल नहीं था। उन्होंने नाम दिया, उन्होंने कहा या तो मैं हूँगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप मुझसे मेरे जानशीन का इसलिए पूछ रहे हैं ताकि मुझे मार दें। ये 2014 या 12 या 13 की बात है। सही। फिर उनसे कहा गया कि नहीं, अगर कोई वाक़या हो जाए, उस ज़माने में ख़बरें चल रही थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनके जिगर में प्रॉब्लम है और वो काफ़ी अलील भी हैं और ये सारा। तो फिर उनसे ये बात हुई कि जी, तो उन्होंने फिर नाम दिया नदीम नुसरत साहब का, जो कि जब 2002 में जब मामला तय हो रहे थे इलेक्शंस के बाद, तो जिन शख्सियात को कहा गया था जनरल एहतिशाम ज़मीर साहब की तरफ से कि वो पाकिस्तान ना आएँ, उनमें एक तो बानी MQM खुद थे, एक डॉक्टर सफदर बाकरी, एक नाम था मोहम्मद अनवर साहब का जब दुनिया में नहीं है, और एक नाम था नदीम नुसरत साहब का। ये चंद लोगों के ऊपर जो है वो ये बात हुई थी कि ये पाकिस्तान नहीं आएंगे। यही बात जो है इमरान फारूक साहब के हवाले से हुई थी, जिनका कत्ल हो गया बाद में, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए 2002 के बाद। तो ये चंद शख्सियात के नाम दिए गए थे कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे, और तो उन्होंने बानी MQM ने नदीम नुसरत साहब का नाम सजेस्ट कर दिया। पहले तो वो नाम नहीं दे रहे थे, नाम सजेस्ट किया। बहरहाल वो बात ख़राब हो गई, फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात बता रहा हूँ, फिर जब MQM पाकिस्तान ने अपने आप को अलग कर लिया कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर किसके नाम से है, एक नाम से MQM जो है वो रजिस्टर जो है वो किसके नाम से है। तो पहले जब गैर जमाती इलेक्शंस वगैरह होते थे तो मेरे ख्याल से उस वक्त ये हक परस्त और अवाम दोस्त और इस तरह के नाम आते थे 85 के बाद जब तो चेक हुआ कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये MQM पाकिस्तान किसके नाम से रजिस्टर है। तो उस वक्त पता चला कि जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के नाम से रजिस्टर है MQM पाकिस्तान। इस तरह से ये मसला हल हुआ कि जी इलेक्शन कमीशन में किसका नाम है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो नाम है बानी जो चेयरमैन और बानी है वो तहरीक इंसाफ के, तो वो अगर नहीं होते तो फिर, और वाइस चेयरमैन भी नहीं होते, वो चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट तो रहेगी अपनी जगह। सेक्रेटरी जनरल तो जाहिर है कि वो पहले असद उमर साहब थे, फिर उमर अयूब साहब आ गए, लेकिन क़यादत जो है फिर वो क्या सदर के पास जाएगी या वो कहाँ, क्योंकि दोनों शख्सियात यानी नायब चेयरमैन और चेयरमैन दोनों के ऊपर ये साइफर का मुकदमा एक साथ चल रहा है और दोनों को मरकजी मुल्जिम इसमें डिक्लेयर किया गया। तो ये अब क्या अलीमा खान साहिबा जो हैं वो जगह लेंगी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो सदर का जो टाइटल है उनके पास जाएगी क्या। तो ये बहुत कुछ चल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अब इसमें आपस में भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इससे कतई नज़र के कौन क्या बयान दे रहा है, मैं आपसे वो लीगल पोजीशन बता रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन का अगर टिकट्स देने हैं तो कौन देगा, मतलब अगर वो नाअहलियत हो जाती है तो टिकट्स कौन, किसके साइन से टिकट जाएंगे, ये एक सवाल पैदा होता है। अगर बल्ले का निशान होता भी है तो किस किस टिकट्स कौन देगा, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये अब और ये इसमें तेज़ी साइफर के अंदर अब तेज़ी ला के कोशिश की जाएगी कि उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जो आमद की तैयारियां हैं वो जारी हैं और उनकी आमद की तैयारियां हो रही हैं जी। और अच्छा शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो बात की है ना, शाहिद खान अब्बासी साहब को ज़ाहिर है मुख्तलिफ शख्सियात जानते भी हैं, उनको हम भी थोड़ी बहुत उनके साथ अलग से लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि जो शाहिद खान अब्बासी हैं वो डाई हार्ड मियां नवाज शरीफ हैं।
तो इस वक्त जो है, लेकिन वो साथ ही वो उनका वो भी इशू चल रहा है कि मैं मरीम नवाज साहबा के साथ काम नहीं करूँगा, 14 साल वाला इशू चल रहा है। लेकिन वो डाई हार्ड है। पाकिस्तान आने के बाद जो है वो ये भी गालिबन हो सकता है कि जब हम कोई जमात अपनी बना लेते हैं, लेकिन वापस आने के बाद आपके साथ हम रहेंगे और आप जब खुद कायद होंगे तो हम हमारी वापसी हो जाएगी, इस तरह की बात। क्योंकि वो डाई हार्ड नवाज शरीफ हैं, जहन में रखें। शाहिद खान अब्बासी, उनकी प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। सही, ठीक है। और ये बात जो भी मुस्लिम लीग के इनर सर्कल के लोग हैं वो जानते हैं कि उनका मसला नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब से वो मिले हैं, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई उससे कतई नज़र ये जहन में रखें कि नवाज शरीफ साहब के डाई हार्ड हैं, लेकिन उनका इशू मरीम नवाज साहिबा के साथ है और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादा नहीं है, मरीम नवाज साहिबा के साथ। अच्छा, तो अब चूंकि मरीम नवाज साहिबा ने ये कह दिया कि जी नवाज शरीफ ही जो है वो सदर तो हमारे अगले वज़ीर आज़म होंगे, तो ये मामला अब किस तरफ रुख पे जाते हैं। और दूसरा, इसमें कानूनी पेचीदगियाँ और वो सारे मामला आने वाले दिनों के अंदर, और साथ ही जो है वो 64 अरब रुपया पाकिस्तान का कर्जा हो गया। और इस वफाकी हुकूमत ने अगस्त में 2218 अरब रुपए के नए कर्जे लिए। और इसमें जो है वो अभी बात हो रही है कि जी कौमी असम्बली का जो एक दिन का ख़र्चा है, कौमी असम्बली का एक दिन का ख़र्चा वो 6 करोड़ 65 लाख रुपए रहा है। ये जो 5 साला रिपोर्ट जारी हुई है, ये असम्बली जो गई है, सही, तो एक दिन का ख़र्चा 6 करोड़ 65 लाख, और जो इजलास जब चला है तो 1 घंटे का ख़र्चा 2 करोड़, 1 घंटे का ख़र्चा 2 करोड़ 42 लाख रुपए रहा है। और जो है वो मतलब ये हमें ये असम्बली जो है ये इतनी पड़ी है। लेकिन बहरहाल ठीक है, हमारी और हर शख्स जो है इस वक्त मुल्क का वो 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ हो चुका है। और तो इकॉनमी का ये हाल है इस वक्त। और साथ ही उसके जो कल ही बात हुई थी कि जी वो जो 5 लाख रुपए बैंक में होगा या 50, वो उसके ऊपर कोई बैंक में, तो वजाहत हुई आज उसकी, और वजाहत हुई है कि ये बिल्कुल गलत बात है। और पाकिस्तान के बैंकों के अंदर जो पैसे रखे हुए हैं वो बाकायदा गारंटीज़ हैं, उसकी इंटरनेशनल गारंटीज़ भी हैं और लोकल गारंटीज़ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और ये बात भी है कि चंद जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं आना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, सवाल होंगे, तो फिर वही बात होगी, वो नवाज शरीफ साहब भूलने वाले तो नहीं हैं। अगर फ़िलहाल उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया है, लेकिन वो बात भी करेंगे, बोलेंगे भी, और एक दफ़ा वापस आ गए तो फिर वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब को कौन बताएगा। तो ये सारे मामला जो हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का अब तक जो है वो आने का फैसला अपनी जगह पे बरकरार है। और उससे पहले एक खबर ये भी चली थी, लेकिन फिर उसकी तरदीद हो गई कि शायद चाइना भी जाएं वो, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ, लेकिन वो शायद बात आगे, लेकिन बहरहाल वो उनकी 21 तारीख तक वापसी जो है वो जी। अच्छा, थोड़ी सी ज़रा तारीख की थोड़ी सी बात करते हैं। जी सर। छठे उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक और मरवान, ये 705 से ईस्वी से 715 ईस्वी तक ये खलीफा रहे उमवी दौर के। और ये जो हैं ये उमवी दौर के खलीफा रहे, और इनको इसलिए तारीख़ में ज़्यादा याद रखा जाता है कि इनके दौर में जो इराक़ और उसके साथ जो उसके साथ जो यानी जो मशरिकी हिस्सा सल्तनत का, जो मशरिकी हिस्सा था अरब सल्तनत का, उसकी जो गवर्नरशिप थी वो एक शख्स के पास थी जिनको तारीख़ याद करती है हज्जाज बिन यूसुफ के नाम से। सही। अब ये हज्जाज बिन यूसुफ जो हैं, ये हज्जाज बिन यूसुफ वो हैं जिन्होंने फिर उमवी सल्तनत को, अरब सल्तनत को बहुत सारी फतूहात और भी उनके कई हवाले हैं, बड़े मनफी हवाले भी हैं उनके हज्जाज बिन यूसुफ के, और उनकी शख्सियत पे बड़ी तनकीद भी होती है। लेकिन ये कि वो फ़ौजी जो मुहिम थी, ताइफ से ताल्लुक़ था, बनु सकैफ से, तो उन्होंने फिर ये किया कि हज्जाज बिन यूसुफ ने सेंट्रल एशिया में जो है वो शुरू किया, कुतैबा इब्ने मुस्लिम को भेजा, तो वो खुरासान और ये जो बलख और बुखारा और ये सारे वो इलाकों में फतूहात हुई। और सिंध की तरफ जो फ़ारस का इलाका था, यानी ईरान जो है, फ़ारस का जो गवर्नर था वो यंग था, लेकिन वो और बड़ा बहादुर था,
लेकिन नौजवान था। सही। तो और वो भी ताइफ के वो बनु सकैफ कबीले से ही था। तो उसको कहा कि तुम सिंध की तरफ जाओ, और उनको तारीख याद करती है मोहम्मद बिन कासिम असकैफी के नाम से, क्योंकि ये ताइफ से ताल्लुक। अच्छा, अब मैं ये जिक्र यहाँ क्यों कर रहा हूँ, अभी उसकी सही। वजाहत करता हूँ। जी। इसी दौरान जो मगरबी हिस्सा था, यानी जो सल्तनत का मगरबी हिस्सा था, यानी जो शुमाली अफ्रीका की जो गवर्नरशिप थी, वो थी मूसा बिन नुसैर के पास। और मूसा बिन नसैर जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त एक सिपह सालार, कमांडर, गवर्नर, बड़ी शख्सियत। और उनके अंडर फिर एक उनके उनके मातहत, ठीक है, यानी जिस तरह आप समझ लें कि हजाज बिन यूसुफ के मातहत जो था वो इलाका था, तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो इनके मातहत एक जो था यानी शुमाली अफ्रीका से, तो शुमाली अफ्रीका से इन्होंने कहा कि अपने एक सिपह सालार से कहा कि तुम जाओ और तुम ये क्रॉस करो जो दरमियान में समंदर है। शुमाली अफ्रीका और जो यूरोप है उसके दरमियान समंदर है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कई दफ़ा। तो वो जो दरमियान में समंदर को अबूर करके वो जो उनका जनरल था, वो एक पहाड़ के ऊपर, एक पहाड़ है जिसको यूनान के जो यूनानी कहानी है, कदीम यूनानी दियोमालाई कहानी है, उसमें वो कहते हैं कि हरकुलस के 2 पैर हैं, वो उसकी इस तरह से वो बनी हुई है, ये 2 हाथ हैं या 2 पैर हैं, मुख्तलिफ बातें। लेकिन वो चट्टान जो है वो ऐसे करके कुछ इस तरह का, बहरहाल उस चट्टान पे वो जो साहब थे वो उतरे, और उनका नाम था तारिक बिन ज़ियाद। अच्छा, और वो जिस जगह वो चट्टान का नाम फिर जबल तारिक पड़ गया, और जबल तारिक पड़ गया, और वो जो है वो दरमियान में, अच्छा जबल तारिक जो पड़ गया नाम, तो वो इलाका जो है वो जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर जिसको हम कहते हैं गरनाता, ठीक है। गरनाता या जो जिब्राल्टर है, ये जो ग्रेनाडा का इलाका है, ग्रेनाडा और जबल तारिक, और ये ग्रेनाडा का जो इलाका है ये स्पेन के जनूब में है, लेकिन ये है ब्रिटेन के अंडर, यानी जो ग्रेनाडा का इलाका है ये ब्रिटेन के अंडर है, ठीक है, ये उनकी एक टेरिटरी है। तो अगर स्पेन जाएं, तो स्पेन जाने के बाद आप कहेंगे जी हमने ग्रेनाडा जाना है, तो आप ग्रेनाडा शेंगन वीज़े पे नहीं जा सकते, बल्कि आपको ब्रिटिश वीज़ा चाहिए होगा यहाँ जाने के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बेलफास्ट में जाने के लिए आपको जो है वो ब्रिटिश वीज़ा चाहिए होगा। तो बहरहाल मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये बहरहाल ये इलाका जो था, ये इलाका यहाँ मुसलमान आ गए, गरनाता, जबल तारिक, जिब्राल्टर, ये ठीक है, और ये पूरा आबनाए जिब्राल्टर दरमियान में है पानी। और वो जो इलाका जिस पे फिर वो स्पेन में चले गए ना, इसको क्रॉस किया, स्पेन में चले गए, तो स्पेन में जाके फिर मुसलमानों ने जो सल्तनत कायम की, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल और थोड़ा सा फ्रांस, उसको हम तारीख में कहते हैं उंदलस, ठीक है, और उंदलस कहते हैं। और कई 100 बरस तक फिर उंदलस जो है वो वहाँ पे जो है वो अपनी जगह पे मुसलमान आज भी वहाँ जाएं तो वहाँ पे ऐसी इमारतें आपको नज़र आती हैं कि जो पुरानी तारीख़ और मुसलमानों की जो अज़मत थी। और वहाँ पर जो है वो फिर मस्जिद कुर्तुबा बाकायदा स्पेन में है। कुर्तुबा एक जगह है जो कि स्पेन में है, और जिन लोगों को इत्तेफाक हुआ है जाने का, जिनमें मैं भी हूँ, तो उन्होंने जाके मस्जिद कुर्तुबा में, अल्लामा इकबाल ने भी नमाज़ पढ़ी थी, वो नमाज अपनी जगह मौजूद है मस्जिद कुर्तुबा। और फिर वहाँ पर जो है वो ये जो दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस पूरे इलाके में जो कि अंदलसिया का इलाका है, अभी भी उसका नाम अंदलसिया ये पूरा अंदलस के हवाले से, यहाँ पर फिर एक बड़ा महल तामीर हुआ, और उस महल का नाम रखा गया अलहमरा का महल, मशहूर महल। और बाद में फिर जब स्पेनिश यहाँ पर आ गए तो ये वही जगह है जहाँ पे फर्डिनेंड और जो क्वीन इज़ाबेला जो थी, उन्होंने फिर कोलंबस को ने पूछा कि मैं जाऊँ, मुझे परमिशन दें कि मैं जाके दुनिया तलाश करूँ। कोलंबस यहाँ से निकला, इस पे कोलंबस स्पेन से निकला था, और स्पेन से जाके वो हिंदुस्तान की जगह पहुँच गया था जिस जगह पे, तो उसने कहा था ये तो मैं कहाँ पे आ गया हूँ, तो बाद में पता चला तो अमेरिका है, तो अमेरिका कोलंबस। एनीवे, अच्छा अब अलहमरा का जिक्र क्यों हो रहा है, ये भी थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड। अलहमरा का जिक्र ये हो रहा है कि अलहमरा में आज 50
लीडर्स जमा हैं यूरोप के, सही। और यूरोपीय यूनियन का इजलास हो रहा है अलहम्ब्रा में। ठीक है। अलहम्ब्रा स्पेन, ठीक है। और अलहम्ब्रा का पैलेस जो है ये भी खूबसूरत पहाड़ी पे है, ये एक इसके साथ किला भी है, इसमें पैलेस भी है। ये बाद में ज़ाहिर है कि बादशाह वगैरह जो आए तो उन्होंने भी इस जगह को अपना कोर्ट बना लिया। और यहाँ पर जो है वो इजलास हो रहा है, और उस इजलास में ये डिस्कस हो रहा है कि हमने अब क्या करना है, क्योंकि अमेरिका ने मदद बंद कर दी। अमेरिका के अंदर फटा पड़ा हुआ है, स्पीकर हट गए हैं, और वो 2-4 दिनों के अंदर वो रिपब्लिकन आता है, कौन आता है, जो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं भी तैयार हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं भी, इलेक्शन तो बाद में होगा लेकिन मुझे स्पीकर बना दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, ये भी उन्होंने कह दिया। तो वो जो हैं वो भी कुछ हमारे सियासतदानों की तरह है, उनका भी दिल नहीं चाह रहा कि वो जो है वो छोड़ें, मतलब उनको बस कोई ना कोई जगह चाहिए, और वो जो जगह है वो उनको बस चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो है वो यहाँ तक तो बात जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो अब डिस्कस कर रहे हैं कई मसले, यूरोप के लीडर्स। सही। एक तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अमेरिका की मदद ना आई तो क्या होगा। दूसरा, रूस ने अपने अटैक्स को तेज कर दिया यूक्रेन पे। तीसरा ये है कि एक और मुल्क मसला बनने जा रहा है नेटो के लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए और अमेरिका के लिए, और उस मुल्क का नाम है पोलैंड। अच्छा, पोलैंड जो है वो, उसको अगर हम देखें कि वो पोलैंड कहाँ पर है, तो पोलैंड को हमें नज़र आता है एक तरफ तो उसके चेक रिपब्लिक है, एक तरफ जो है उसके वो हमें बड़ा क्लियरली नज़र आता है कि यूक्रेन है, एक तरफ उसके जो है वो स्लोवाकिया है। तो ये जो सारे, और एक तरफ ऊपर जो समुद्री हदूद हैं वो शेयर करता है स्वीडन के साथ और डेनमार्क के साथ। स्लोवाकिया नीचे है, ठीक है, चेक रिपब्लिक है, यूक्रेन है, बेलारूस है। अब जगह देखें ना कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यूक्रेन का बहुत बड़ी सरहद उसकी यूक्रेन से मिलती है। अब पोलैंड जो है, पोलैंड में इलेक्शन हो रहा है 15 को, सही। और इस बात के इम्कानात हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वहां पे वही दोबारा जीत जाए। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है ये यूक्रेन के खिलाफ है, यानी ये इनका गंदम के ऊपर कोई फटा पड़ा हुआ है, तो ये यूक्रेन की मदद करने के भी खिलाफ है। और पिछले दिनों तो बाकायदा इनके दरमियान जो है वो तलखी हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास था उसमें तलखी हो गई यूक्रेन के और पोलैंड के जो रहनुमा है उनके दरमियान। सही। अच्छा, अब इसमें इसके साथ ही आप ये देखें कि रॉयटर्स ये कह रहे हैं, अच्छा जर्मनी को भी कोस रहे हैं, वो कह रहे हैं जर्मन्स को भी, कि जर्मन्स जो हैं वो, क्योंकि एक अच्छा पुरानी तारीख असल में बड़ा पीछा करती है ना। ये पोलैंड जो है इसका दारुल हुकूमत है वारसा। वारसा वो जगह है जहाँ वारसा पैक्ट हुआ था। वारसा पैक्ट, और तो ये सोवियत ब्लॉक का हिस्सा था, ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा था कोल्ड वॉर के दौरान। यानी मशरकी जर्मनी, वारसा पैक्ट हुआ, फिर उसके बाद चेक रिपब्लिक, और फिर उसके बाद ये हंगरी, और ये सारे मुल्क जो हैं ये उस तरफ थे, वो ये वारसा पैक्ट का हिस्सा थे, ये सोवियत यूनियन के साथ थे। पोलैंड की एक अपनी हिस्ट्री है, तल्ख हिस्ट्री है, कि पोलैंड के ऊपर कभी जर्मन्स ने हमले किए, कभी सोवियत यूनियन का गलबा रहा, कभी वहाँ पे जो है वो यूक्रेन के रेफ्यूजीज आ रहे हैं। तो पोलैंड जो है, पोलिश लोग बड़े वो मतलब है कि, और जाहिर है कि बड़ी एक सल्तनत, बड़ा मुल्क रहा एक दौर में, तो अब वो जर्मन्स को कोस रहे हैं। तो राइटर्स की जो खबर है कि पोलैंड इलेक्शन टर्न जर्मनी इनटू पंच बैग, जो चौथी स्लाइड है, वो जर्मनी को बीच में पंच बैग बना दिया उन्होंने, क्योंकि जर्मन्स जो हैं वो उनको कह रहे हैं कि हिस्ट्री भी है, और वो जो उन्होंने जर्मन्स को भी, अब वेस्टर्न अलायंस और हिल गया कि एक मिनट यार, ये पोलैंड ने चढ़ाई क्यों कर दी हमारे, पोलैंड के वजीर आजम वो यही दोबारा जीत रहे हैं जो उनके वजीर आजम है। और एटलांटिक की खबर दे रहे हैं कि पोलैंड इलेक्शन ये कब है, 15 को, अभी 10 दिन के 9 दिन के बाद। सही। पोलैंड इलेक्शन इज नाइदर फ्री और फेयर। चलें जी, अमेरिका पोलैंड, ये पोलैंड जो है ये 99 से नेटो का रुकन भी है, ईयू का रुकन भी है, और ये शेंगन का रुकन भी है। अभी गया स्लोवाकिया, अब आ गया पोलैंड, उधर से हंगरी, तो ये एक नया अलायंस खड़ा हो रहा है। और उसके बाद गार्डियन ही कह रहा है कि जी ऑल आइज इन यूरोप आर फोकस्ड। अब किस पे फोकस है? पोलैंड डिवाइसिव इलेक्शंस फाइट बट इट्स नॉट अ प्रिटी साइट। वो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले, ये भी हफ्ता 10 दिन पहले, गार्डियन को दिखा रहा हूँ, 21 सितंबर का, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पोलैंड विल नो लॉन्गर सेंड वेपन्स टू यूक्रेन, ठीक है, जब इनके ग्रेन्स के मामला ख़राब हो गए थे।
और फिर उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी बात की थी ज़ेलेंस्की ने कि भाई ये हमारे साथ क्या ड्रामा हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है, कभी कभी हमें कोई मुल्क कह देता है, कभी कोई हमें फैसलाबाद का घंटा बना दिए, यूक्रेन को जो आता है चलते फिरते लात मार के घंटा बजाता हुआ निकल जाता है, ये क्या मसला है। इतनी सी बात की थी उन्होंने। तो ये जो है ये उसके बाद ये जो CNN है 23 सितंबर, ये अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान नेवर इंसल्ट पोल्स अगेन, इतना सख्त बयान दिया उन्होंने, कभी पोलैंड के लोगों की बेइज्जती करने की कोशिश मत करना, वार्न किया था उन्होंने ज़ेलेंस्की को। अच्छा, तो अब मसला ये है कि ये राइटर्स कह रहे हैं ज़ेलेंस्की यूरोप में है, चूंकि 11वीं स्लाइड, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि रशिया विल अटैक अदर्स, हम पे नहीं, आप सबका नंबर आएगा, ठीक है, यूरोप के बाकी मुल्कों का अगर हम नुकसान हमारा हो गया, हम जंग हार गए। और ये ब्लूमबर्ग ने पिछले माह 7 तारीख को ही बताया था कि पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया पुश फॉर यूक्रेन ग्रेन बैन एक्सटेंशन, वो यूक्रेन से सामान नहीं खरीद रहे। तो मसला ये है कि ये स्लोवाकिया के इलेक्शन से पहले ही इनका अलायंस हो गया था 3 मुल्कों का, अब पोलैंड भी साथ मिल रहा है, अब हंगरी पहले ही है, अब स्लोवाकिया में इलेक्शन हो रहा है, पोलैंड में इलेक्शन हो रहा है, तो मसला ख़राब हो रहा है। और जर्मन्स को वो जो है वो कोस रहे हैं कि तुम गैस के ऊपर, अच्छा जर्मन से वो ये भी कह रहे हैं कि तुम हमारे इस इख्तलाफ को फेवर कर रहे हो, ये पोलैंड इल्ज़ाम भी लगा रहा है। उनके वार्सो में बड़ा अपोजिशन का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है चंद रोज़ पहले, तो कह रहे हैं कि कभी जर्मन है, जर्मन को पंचबैग बना दिया, हालांकि जर्मन मेरा नहीं ख्याल के होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर एक बड़ा थिंक टैंक है और बड़ा इन्होंने कवर किया यूक्रेन को। वो आज उन्होंने रिपोर्ट दी है कि यूक्रेन एड कांग्रेस फेलियर ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप, कि अगर नहीं आ रहा यहाँ पे तो ये मसला जो है ये ख़राब हो जाएगा और ख़राब से ख़राब तर हो जाएगा और ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, आज़रबाईजान वहाँ पे नहीं गया, वहाँ डिस्कशन क्या हो रहा है, यूक्रेन पहले तो डिस्कस हो रहा है, फिर ये कि आज़रबाईजान आर्मीनिया डिस्कस हो रहा है, लेकिन आज़रबाईजान की शिरकत वहाँ नहीं थी क्योंकि तैयब एर्दोगन को नहीं बुलाया, तो वहाँ पे आज़रबाईजान भी नहीं गया। आज़रबाईजान, आर्मीनिया, ये इस सिचुएशन में से कभी भी टर्की अपने आप को नहीं निकालेगा। टर्की उसका एक परमानेंट, क्योंकि टर्की की फतह हुई है जिसके बारे में ये जो कल पॉलिटिको ने खबर भी छापी थी कि ये शायद EU, रशिया, इन सब की आपस में अमेरिका की कोई डीलिंग वीलिंग हुई है जिसके ऊपर आर्मीनिया हाथ से निकल गया। लेकिन उसके साथ ही आज पॉलिटिको ने एक और ख़बर छेड़ दी है। तो ये पॉलिटिको बड़ा एक आप समझें कि उनका एक मुस्तनद खबरें पहुँचाने वाला एक फोरम है अमेरिका का। उन्होंने कहा वाई बाइडेंस मम ऑन इंडिया कनाडा स्पैट के ऊपर वो खामोश क्यों, बाइडेन खामोश क्यों है। अच्छा, यहाँ पे वो नीचे लिखते हैं कि जो एरिक गरसाती हैं अमेरिकी सफ़ीर भारत में, उन्होंने अपनी टीम को कहा है कि बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक स्पैट विद कनाडा अमेरिका और भारत के ताल्लुकात ख़राब होंगे, ठीक है, कुड गेट वर्स फॉर अ टाइम, द ऑफिशियल सेड। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस में नीड टू रिड्यूस इट्स कॉन्टैक्ट विद इंडियन ऑफिशियल्स फॉर एन अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि अमेरिका भी अपने सफारतकारों को वापस बुला ले। वो जब पूछा उन्होंने तो जनाब स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने पॉलिटिको को कहा कि ये सेंसिटिव इशू है, हम इसके ऊपर बात नहीं कहना चाह रहे। अच्छा, अब वो जो है और उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू ऑन दिस, स्पोक्स पर्सन ने कहा। और एम्बेसडर गारसिटी जो है वो चैंपियन है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडियन लोगों के और गवर्नमेंट के, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वगैरह इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको फिर तमाम रोज़ जो है वो इंडिया के मीडिया ने इसको उठा के रख दिया। और जनाब हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि यूएस एम्बेसडर एरिक गरसिटी अलर्टेड टीम आई इंडिया कनाडा रो के रिड्यूस कॉन्टैक्ट ख़त्म करने हमने हम कनाडा की तरह। और साथ ही फिर ये इंडिया टुडे 17वीं स्लाइड, टाइज विद इंडिया कुड गेट वर्स ड्यू टू कनाडा रो, यूएस इनवाइट टोल्ड टीम रिपोर्ट। अच्छा, लेकिन फिर NDTV को कोट कर देते हैं, बाद में फिर अमेरिकन एम्बेसी जो है उन्होंने डिनाई किया इस रिपोर्ट को और उन्होंने कहा कि यूएस रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स के कोई दिल्ली वाशिंगटन के ताल्लुकात भी। लेकिन ये बहरहाल कहीं ना कहीं मामला थोड़े से ये गड़बड़ है जो हम देख चुके हैं कि जयशंकर के दौरे के बाद। लेकिन ये सारा दिन ये फड्डा पड़ा रहा कि क्या उन्होंने कहा है या नहीं कहा, तो उनकी तरफ से तरदीद हो गई कि नहीं कहा। लेकिन ये बात पॉलिटिको के ज़रा है जो अमेरिका के में वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका भी अपने सफारतकारों को आने वाले दिनों में कम कर सकता है। सही। और अपनी टीम को उन्होंने अलर्ट किया है स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये सफारती मामला मैंने पहले भी कहा था 5 आईज तक महदूद नहीं रहेंगे, ये और बढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो बात है, देखें बात सारी ये है कि अगर कुछ वक्त है तो हम इसको बात करते हैं। ये जो मालदीव्स के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शंस के बाद वहाँ पर
जो नेवल बेस का आइडिया ख़त्म हो गया। इंडियन ओशन देखें, इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशंस की अपनी एक स्ट्रेटजी उनकी बनी हुई है काफ़ी अरसे से। और मैं आज ये हिंदुस्तान टाइम्स को मैं देख रहा था, तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक उन्होंने तबसरा किया है और रिकॉल करवा दी है हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर कि जो एक मामला पहले भी चलता रहा है उनका, और वो ये चलता रहा है कि वो उन्होंने 2 जगहों पर एक आर्टिकल उसमें छपा है, अगर उसकी स्लाइड बनी हो, वो ये कह रहे हैं कि जी हाउ द मालदीव इलेक्शन विल शेप इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहे हैं कि जी ये प्रो चाइना जीत गया बंदा, मोहम्मद मोइज़ जीत गया, ठीक है, इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस होगी, मालदीव में हो गई, और एजेंडा जो था वही कि इंडिया आउट के ऊपर जो था वो पूरा उनका एजेंडा था, ये बात भी ठीक हो गई। लेकिन साथ उन्होंने जब इस मजमून में एक और बात याद दिलाई, उन्होंने कहा कि इंडियन बेसिस दूसरी जगह से ख़त्म हो रही हैं, पहली जगह से ख़त्म नहीं हो रही। और जब ये बात उन्होंने याद दिलाई तो वो ये कह रहे हैं कि पहली तो बात हो गई ना कि जो सिक्योरिटी कंसर्न था, उन्होंने कहा फौजों को निकालो यहाँ से, और ये उन्होंने बयान दिया है मोहम्मद मोइज़ ने आते ही। अच्छा, लेकिन वो साथ कह रहे हैं कि हाउएवर अगर ये वापस भेज देते हैं मालदीव से, तो फिर उसके बाद जो है वो हमने तो बड़ी मदद की हुई है, तो ये इंडियन ओशन के अंदर जो है, लेकिन फिर उसके बाद ये 2 लाइनें जो नीचे की हैं 2018 में, वो कह रहे हैं कि दूसरी दफ़ा हो रहा है। It will be second time that India will face the pressures of domestic politics in Indian Ocean state. 2018 में on account of intense disapproval from Seychelles opposition political parties, उनकी पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने प्लान शेल्फ कर दिए थे कि एयर स्ट्रिप बनाई जाए ये एजम्पशन आइलैंड। एजम्पशन आइलैंड यानी जिसको सीशेल्स, ठीक है, सीशेल्स आइलैंड पे। सीशेल्स आइलैंड की जो लोकेशन है वो तंजानिया और मोज़म्बिक के दरमियान है। ये अफ्रीका का मुल्क है, ये अफ्रीका में है, ठीक है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि वहां से भी निकाला जा चुका है, यानी ये दूसरी बेसिस हैं जो बाहर हो रही हैं इंडियन ओशन से। और अभी तक एजम्पशन डील जो है उस पर साइन नहीं हुआ। एजम्पशन आइलैंड कहते हैं सीशेल्स को। अगर नक्शे में देखें ना तो सीशेल्स जो है ये जो बहरे हिंद, यानी ये इधर कहीं श्रीलंका या मालदीव या बांग्लादेश या इस तरफ नहीं है, या साउथ एशिया में नहीं है। सीशेल्स जो हैं ये जज़ायर हैं अफ्रीका की, ये मशरकी अफ्रीका के जज़ायर हैं, यानी उनका जो मशरकी अफ्रीका का जो साहिल है उसके पास ये जजीरा है, जिसको और जिसकी जो बंदरगाह है वो विक्टोरिया बंदरगाह, बड़ी मशहूर पोर्ट ऑफ विक्टोरिया। और जब भी तिजारत होती थी, ब्रिटिश आते थे या जो नीदरलैंड से लोग आते थे या पुर्तगाल से आते थे, तो ये विक्टोरिया की बंदरगाह बड़ी इंपॉर्टेंट। तो ये जो विक्टोरिया ये है तंजानिया, ये अफ्रीका की तरफ है लेकिन इंडियन ओशन का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है वो इनके जो प्रेसिडेंट थे एक ज़माने में, उनके खिलाफ बगावत हो गई, तो इन्होंने अपनी नेवी भेजी और उनको बचाने की कोशिश की। प्रेसिडेंट इनके रेनी प्रेसिडेंट थे, राजीव गांधी ने जहाज़ भी भेज दिया था कि पनाह उनको बचाने के लिए। उसके बाद फिर ये हुआ कि इन्होंने कहा कि वहाँ पर हम जो हैं वो अपनी एक बेस बनाएंगे, और बेस बना के हम पूरा जो इंडियन ओशन की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी हमारी। अब ये देखें ना, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट 2018 का, इंडिया टू बिल्ड मेजर मिलिट्री फैसिलिटी इन सीशेल्स ग्रोइंग इन चाइना इन्फ्लुएंस 22वीं स्लाइड। और फिर रॉयटर्स कह रहा है, ये फरवरी में ये इंडिपेंडेंट ने खबर दी है, और फिर उसके बाद जून 2018 में रॉयटर्स कह रहा है कि सीशेल्स पार्लियामेंट ब्लॉक्स प्लान्ड इंडियन नेवल बेस ऑन रिमोट आइलैंड। अच्छा, और फिर 2015 से ये मामला चल रहा था। ये द हिंदू 23 दिसंबर 2015 का है कि सीशेल्स कमिटेड टू इंडियन नेवल बेस। बहुत अरसे से मोदी सरकार ने कोशिश की कि वहाँ पे मिल जाए। फिर ये उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस 17 जून 2018 के कि इंडिया जवाब मांग रहा है सीशेल्स से कि भाई ये हमारी बेस का क्या बना। तो वो बेस जो थी वो सीशेल्स से भी गई, और वो बेस जो थी वो ये दूसरी जगह होगी इंडियन ओशन में जहाँ से उनकी बेस खत्म हो गई। पहले सीशेल्स से हुई, अब मालदीव से। उन्होंने कहा कि आर्मी जो है यहाँ से छोड़ के चली जाए। ये बड़ा सेटबैक हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंडियन ओशन के अंदर ये बेसिस को लेना, और ये मतलब ये बेसिस होंगी तो इंडो पैसिफिक पॉलिसी होगी ना। तो इंडो पैसिफिक पॉलिसी कैसे बनेगी अगर ये मालदीव भी निकल गया हाथ से, और श्रीलंका भी निकल गया, और इधर से ये सीशेल्स भी निकल गया, और बाकी भी जगह, तो फिर कहाँ से कैसे। तो ये जो है ये इशू
अब इंडिया के अंदर ये प्रॉपरली डिस्कस हो रहा है। आप जरा वक्फा लें, उसके बाद ये पाकिस्तानी सियासत पे देखते हैं कि क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से जो मीटिंग हुई है जी सर, तिब्बत के इलाके में, उसका क्या नतीजा निकला, क्या तलखी कम हुई, हमारी जो अफगान ट्रेड के हवाले से हमारी बात चल रही है उसकी बात करते हैं। ठीक है सर, नाज़रीन वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये पूरे मुल्क में गिरफ्तारियां और छापों का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान से वो जो है मुतासिर हो रहे हैं, उसमें तलखियां आ रही हैं। तलखियां तो आएंगी, जाहिर है कि एक बड़ी तादाद में यहाँ से लोगों को वापस भेजा जा रहा है। लेकिन वो जो मैंने अभी बात की थी ना आपसे कि अलहमरा में आज मीटिंग जारी है यूरोपीय यूनियन, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अफ्रीका है और अफ्रीका में थोड़ा सा वो आबनाए जो जिब्राल्टर है, पानी दरमियान में आता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर थोड़ा सा, और फिर उसके बाद स्पेन शुरू हो जाता है। तो स्पेन का वो इलाका जो कि उंदलस है, और उंदलस वो जहां पे गरनाता या ग्रेनाडा है, ये स्पेन में है। लेकिन जो जबल तारिक है, जो जिब्राल्टर है, वो बरतानिया का हिस्सा है और वो थोड़ा सा साइड पे है। यानी जो गरनाता, ग्रेनाडा या कुर्तुबा, ये सारे इलाके जो उंदलस है ये स्पेन में है। लेकिन जब तारिक बिन ज़ियाद ने कदम रखा था जबल तारिक, वो जो जिब्राल्टर की टेरिटरी है वो जो है वो ब्रिटेन के पास है। तो इसीलिए मैंने आपसे बात की पहले भी कि जो स्पेन में लोग मौजूद हैं वो आ जाते हैं, अगर शेंगन वीज़ा है तो वो आ जाते हैं, गरनाता तक आ जाते हैं, अलहमरा देख लेते हैं और कुर्तुबा आ जाते हैं सब कुछ। लेकिन वो जबल तारिक जाने के लिए उनको जो है, वैसे वहां है कुछ भी नहीं, वो बेसिस मिलिट्री वगैरह की बनी हुई है, लेकिन वो है ब्रिटेन के अंडर। सही। और इसके ऊपर ब्रिटेन का और स्पेन का फड्डा भी चलता रहता है कि भाई ये अगर ग्रेनाडा हमारे पास है तो फिर ये उसमें से जिब्राल्टर आपने क्यों अपने पास रखा हुआ है, तो ये जो चट्टान है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, तो इसकी वजाहत होना जरूरी थी। एनीवे, तो अच्छा, तो उस वक्त तो लेकिन जाहिर है कि सारा उंदलस ही था, तो जबल तारिक भी उसका हिस्सा था। लेकिन अब जबल तारिक जो है वो ब्रिटेन के पास है, जिब्राल्टर, और ग्रेनाडा जो है वो स्पेन के पास है। अच्छा, अब क्या हुआ तिब्बत में? अफगानिस्तान के साथ हमारी मीटिंग हुई, अफगानिस्तान चाइना में हो रही है। चाइना के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने दावत दी, और उन्होंने जो है वो राइटर्स ने आज ये खबर चलाई थोड़ी देर पहले कि तिब्बत फोरम में चाइनाज वांग ली कॉल्स फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, जो 26वीं स्लाइड है। और फिर उसके बाद CGTN ने बड़े तफसील के साथ इसको बताया कि जी वांग ये जो है उन्होंने कहा है कि PD ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड ट्रांस हिमालयन रीजन, यहां पे ट्रांस हिमालयन ये पूरा इलाका, इसको सरसब्ज बनाना है। इसको 5 पॉइंट्स का उन्होंने एजेंडा रखा है। यहां पर मीटिंग हुई है, पाकिस्तान के फॉरेन जो मिनिस्टर हैं, केयर टेकर, और अफगानिस्तान के फॉरेन, उनके दरमियान में मीटिंग, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा यहां पर रीजनल यूनिटी, सारी पार्टीज को म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ठीक है, और वर्क हैंड इन हैंड, ताकि पूरा रीजन जो है एक फैमिली की तरह रहे, सॉलिडेरिटी की तरह, हार्मनी की तरह रहे। और दूसरा ये कि म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉर्पोरेशन एंड बिल्ड ट्रांस हिमालयन इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन सर्कल, ये पूरा जो इलाका है ये भी उन्होंने कहा है। उसके साथ ही जो वांगी हैं उन्होंने कहा है कि यहां पर ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की जाए, फैसिलिटेट किया जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, रीजन के स्ट्रेंथन किया जाए कनेक्टिविटी को। और ये जो है इन्होंने कहा कि ये जो इलाका है शीजांग का, ये बेहतरीन, दुनिया के माहौलियाती एतबार से बेहतरीन इलाका है, और ये एडवांस चाइना की जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें काम करेगा, और नेशनल इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन होगी, हाइलैंड्स, और ये सारी कॉपरेशन वगैरह करके मुल्क सारे। तो ये मैंने आप उस दिन भी बात की थी कि ये जो रीजन है यहां पर बदअमनी बर्दाश्त नहीं होगी, यहां दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है, मतलब जीरो टॉलरेंस। पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैसेज है, अफगानिस्तान को क्लैरिटी के साथ मैसेज है कि आपने भी अपने ये स्मगलर, चोर उचक्के जिन्होंने पैसा बनाया है, गाड़ियां स्मगल हो रही हैं, तो ये आदत पड़ी हुई है ना इतने सालों की, तो वो फिर उसमें अच्छा ये कैसे होगा अगर इनके ऊपर पैटर्नेज ना हो। इसीलिए तो उन्होंने बात की कि अगर इसमें फौजी अहदेदार होंगे, जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ ने कहा है कि वो होंगे तो उनका कोर्ट मार्शल होगा अगर अफसरान होंगे, और बाकी लोगों को एक दफा प्रॉपर ये मैसेज जाना जरूरी है कि नो मोर, मुल्क अपनी सरहदों, और अब मैंने कहा ना अफगानिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनके लिए। और ये जो था कि जब अफगान ट्रेड में इधर से चीनी जा रही है, अच्छा जी टैक्स नहीं लगेगा ना, क्योंकि अफगानिस्तान में जा रहा है तो यार टैक्स छोड़ दो, पाकिस्तान में आ रहा है तो टैक्स लगेगा, उधर गया इधर ही बिक रही चीजें।
ये सारा मामला करेंसी जा रही है, करेंसी आ रही है, जो अभी हम सुनते रहे हैं कि इतनी करेंसी अफगानिस्तान जा रही है, वहां डॉलर सस्ता हो गया, महंगा, तो सारे तमाशे खत्म। आज 283 रुपए का हो गया, 283 के तकरीबन, और ये 250 से 200 तक की इसकी है कि ये अच्छा 15 तारीख को अगर यही रहा सिलसिला, अब मैं बात कहने वाला हूं, अगर सिलसिला यही रहा, आज 5 तारीख है, आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई है, अगर ये सिलसिला ऐसे ही रहा, हुकूमत को, निगरान हुकूमत को ये करना चाहिए। पहले उन्होंने 8 रुपए कम किया था, गलत किया था, उनको ज्यादा करना चाहिए। इस वक्त आज के दिन जो रुपया है और जो तेल की कीमतें आलमी मंडी में फी लीटर कोई 18 से 20 रुपए की कमी बनती है 10 दिन के बाद। 15 तारीख को पेट्रोल की कीमत कम होगी, कम तो लाजमन होगी इंशाल्लाह, कम लाजमन होगी, लेकिन 15 से 20 रुपए बनती है। अगर सिर्फ चने 15 कर दें, लेकिन ये बनती 20 है, 15 रुपए 14 रुपए पेट्रोल की कीमत 15 अक्टूबर को कम हो जानी चाहिए, क्योंकि डॉलर बेहतर हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि थोड़ी छोटी चीजों से बढ़ के हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, SIFC आगे पीछे, ये सारी चाइना भी इन्वॉल्व है, बाकी मुल्क, तो लंबी एक स्ट्रेटेजी है। अब उसके अंदर आलमी, ये ठीक है तेल ऊपर नीचे, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस वक्त जो तेल नीचे जा रहा है, तो उसके नतीजे में, और जो डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है, और ये इसलिए सारा हो रहा है, ये पकड़ धकड़ हो रही है, ठीक है, और सारी एक साथ हो रही है। अभी नैब के क्या फैसला होता है, क्या नहीं होता, उसे कहता है FIA पकड़ लेगी, FIA छोड़ेगी, दूसरी पुलिस पकड़ लेगी, एंटी करप्शन पकड़ लेगी, एहतसाब होगा, कड़ा होगा। ये देखें, जब नहीं हो रहा था तो मैं कहते हैं एक चवन्नी का नहीं होगा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि होगा, और बेरहम होगा, बेरहम, ये लफ्ज साथ, रुथलेस, यानी ऐसा कि लोग कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा ही कर दिया इस बंदे के साथ, लेकिन वो ज्यादा हो रहा होगा। रुथलेस का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे। जब नहीं हो रहा था तो मैंने उस वक्त बात की थी कि नहीं हो रहा, लेकिन अब होने जा रहा है तो रुथलेस होने जा रहा है, और वो इतना होगा कि लोग कहेंगे यार ये तो छोटा सा चोर था ना, इसके साथ इसकी इतनी पिटाई क्यों हो रही है। लेकिन बता, छोटा चोर पे तरस नहीं खाना, आपने बेरहम एहतसाब करके मुल्क ठीक करना है, साथ साथ इलेक्शन, जमहूरियत, ये सारा। लेकिन ये जो आपके इश्यूज है ना लॉन्ग टर्म, स्मगलिंग और गाड़ियां और ये और गंदम और चीनी और आटा, इसको एक दफा खत्म करना जरूरी है, और ये अच्छा है कि इसमें रियासत ने आम फैसले कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।